हेलो क्लास 12। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज राउल्स लॉ। सॉल्यूशन चैप्टर में राउल्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके पहले टॉपिक्स में हमने वेपर प्रेशर समझा हुआ है, उसका रोल प्ले यहाँ पर आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम राउल्स लॉ को डिस्कस करते हैं टू अंडरस्टैंड कि राउल्स लॉ क्या कहता है और फिर उसका हम अप्लाई करें। एज वी कैन सी, राउल्स लॉ वाज गिवन बाय फ्रांसिस मार्टे राउल इन 1886। ठीक है, किस राउल्स लॉ किसने दिया? फ्रांसिस मार्टे राउल ने 1886 में। ये क्या बताता है? राउल्स लॉ किस रिलेशन को कवर करता है? रिलेशन बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। मतलब किसी कंपोनेंट का सॉल्यूट या सॉल्वेंट जो भी है उसका पार्शियल प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन। ठीक है, पार्शियल प्रेशर आपको मालूम है, अगर अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि किसी भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हैं तो वो जो जो वेपर्स बना रहे हैं तो जिसका जितना रोल है टोटल प्रेशर में वही उसका क्या है? पार्शियल प्रेशर है। वी विल सी बाय एन एग्जांपल। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, जो पार्शियल प्रेशर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। यानी किसी वेपर फेज में या वेपर स्टेट में किसी कंपोनेंट के जितने ज्यादा मोल फ्रैक्शन होंगे उसके उतने ही ज्यादा उसका क्या होगा? पार्शियल प्रेशर होगा। ठीक है, अगर हम एक एग्जांपल को यहां पर देखें तो हमने कोई एक बाइनरी सॉल्यूशन लिया है। इस बाइनरी सॉल्यूशन में, बाइनरी सॉल्यूशन यू नो वेरी वेल कि बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। ठीक है, जब हम इन दो कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो इसमें अभी जो हमने कंपोनेंट्स लिए हैं वो दोनों लिक्विड है। आपका सॉल्वेंट जिसको हमने ए से बताया है, ठीक है, और आपका सॉल्यूट जिसको हमने बी से बताया है। ठीक है, दोनों क्या है? लिक्विड है। और दोनों लिक्विड्स कैसे हैं? वोलेटाइल। दोनों लिक्विड्स कैसे हैं? वोलेटाइल है। मतलब बोथ द कंपोनेंट्स विल फॉर्म वेपर and both the components will contribute in the total pressure of the solution। यहां पर हमारा पहला जो सॉल्वेंट हमने लिया है वो वाटर है और जो सॉल्यूट हमने लिया है वो इथेनॉल है। ठीक है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट का कैलकुलेशन या नेमिंग इस बेस पर होती है कि जो कंपोनेंट ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट बन जाता है और जो कंपोनेंट कम क्वांटिटी में होता है वो सॉल्यूट बन जाता है। ठीक है, अब दिखती बात है, अगर जिस कंपोनेंट जो ज्यादा होगा उसके सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा होंगे और जो कंपोनेंट कम होगा उसके मोल फ्रैक्शन भी कम होंगे। तो जो जिसका सॉल्वेंट अगर उसके कंपोनेंट ज्यादा है तो वो वेपर भी ज्यादा बनाएगा और सॉल्यूट अगर उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन कम है तो दिखती बात है वो वेपर भी कम बनाएगा। तो ये जो राउल्स लॉ है ये किसका रिलेशन बता रहा है? पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन। यानी मोल फ्रैक्शन जिस कंपोनेंट के ज्यादा है उसी का ही पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा। हमारे पास ये जो दोनों लिक्विड्स हैं ये दोनों कैसे हैं? वोलेटाइल हैं। ठीक है, अभी जो हमने लिया है अगर आप देखें दे आर केप्ट इन सेपरेट कंटेनर्स। ठीक है, तो अभी ये किसमें है? प्योर स्टेट में। किसमें है? प्योर स्टेट। अब वाटर अपनी वेपर्स बनाएगा। ठीक है, इन द सेम वे इथेनॉल भी अपनी वेपर्स बनाएगा। बोथ ऑफ द कंपोनेंट्स विल बी फॉर्मिंग वेपर। दोनों कंपोनेंट्स क्या बनाएंगे? अपनी अपनी वेपर्स बनाएंगे। ठीक है, इस समय जो स्टेट है वाटर की अपनी प्योर स्टेट है, इथेनॉल की अपनी प्योर स्टेट है। इस समय जो वेपर है इक्विलिब्रियम पर आ गया, ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उसको हम इसका वेपर प्रेशर कहते हैं। और वेपर प्रेशर किसी भी प्योर लिक्विड के लिए क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है, एज वी हैव सीन इन द वेपर प्रेशर टॉपिक। इस समय इसका जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? P नॉट A और इसका जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? P नॉट B। वाटर के लिए P नॉट A की वैल्यू फिक्स्ड है, हमेशा यही रहेगी, और इथेनॉल के लिए P नॉट B की वैल्यू फिक्स्ड है, हमेशा यही रहेगी क्योंकि वो कांस्टेंट होता है। तो प्रेशर इन प्योर स्टेट अभी इसका कितना है? P नॉट A और इसका कितना है? P नॉट B। ना अब हमने क्या किया? इन दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर दिया।
नाउ क्योंकि आपने इन दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर दिया तो व्हाट यू गेट इज अ सॉल्यूशन ऑफ A प्लस बी। ए और बी दोनों का आपको क्या मिल गया, ठीक है, सॉल्यूशन मिल गया। अब इस सॉल्यूशन में अभी ये प्योर थे, अब ये सॉल्यूशन में आ गए। सॉल्यूशन में भी ये दोनों अपनी वेपर्स बनाएंगे, तो वाटर भी अपनी वेपर्स बनाएगा, ठीक है, गिवन बाय रेड, और इथेनॉल भी अपनी वेपर्स बनाएगा गिवन बाय ब्लू, ठीक है। तो यहां पर जो ए है, ठीक है, ठीक है, उसका प्रेशर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और जो बी है उसकी वेपर से जो प्रेशर लग रहा है सॉल्यूशन के सरफेस पर वो क्या कहलाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। और एज यू कैन नो टोटल प्रेशर क्या होगा, पीए प्लस पीबी। तो टोटल प्रेशर में ए का कंट्रीब्यूशन कितना है, पीए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और टोटल प्रेशर में बी का कंट्रीब्यूशन कितना है, पीबी, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अब इन दोनों में से जो ज्यादा होगा वो वेपर्स ज्यादा बना लेगा, ठीक है, और जो कम होगा वो वेपर्स कम बना लेगा। हमने क्योंकि वाटर को ज्यादा माना है तो हम ये कह देंगे कि ए की वेपर्स ज्यादा होंगी और बी की वेपर्स कम होंगी, यानी टोटल प्रेशर में ए का कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा होगा और बी का कंट्रीब्यूशन कम होगा। राउल्स लॉ क्या कहता है, इस एग्जांपल को अंडरस्टैंड करने के बाद, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, पीए पीबी इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन, इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। यानी जो पार्शियल प्रेशर होगा, ठीक है, जो पार्शियल प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अगर हम अपने एग्जांपल से इसको कंपेयर करें तो पी ए क्या होगा, इसका प्योर कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर कितना था, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, इसके मोल फ्रैक्शन, और पी बी क्या होगा, पी नॉट बी इज इक्वल इंटू एक्स बी, यानी ये हो गया पी नॉट ए एक्स ए और ये हो गया पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। तो राउल्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है वो उसके प्योर स्टेट में पार्शियल प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है। इसको आप एक बहुत सिंपल तरीके से भी समझ सकते हैं। यहां पर जैसे हमने लिया P इज प्रोपोर्शनल टू X, ठीक है, रिलेशन किसके बीच में था, पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है तो क्या लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। अब इस पूरे केसेस में कांस्टेंट कौन है, प्योर स्टेट का जो वेपर प्रेशर है वही कांस्टेंट है। तो अपने आप में ये जो डेरिवेशन, तो ये जो फॉर्मूला है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, P नॉट X, यही आ गया, दैट इज P नॉट X, ठीक है। तो राउल्स लॉ किसके बीच में रिलेशन बताता है, पार्शियल प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन में। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ क्या होता है कि किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर हो वो उसके वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट के बराबर और उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होता है, उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अगर हम अपने इस एग्जांपल में, ठीक है, अगर हम इस पूरे को समराइज करना चाहें तो हाउ वी कैन डू दिस, लेट्स सी। अगर हम इस पूरे को समराइज करते हैं तो मेरे दो कंपोनेंट्स हैं, दैट इज ए एंड बी, ठीक है, कंपोनेंट्स हैं ए और बी। इसका, ठीक है, प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना है, P नॉट ए, इसका P नॉट बी, ठीक है। पार्शियल प्रेशर इसका कितना है, Pa Pb, मोल फ्रैक्शन इसके कितने हैं, XA XB, ठीक है। अगर हम राउल्स लॉ लगाएं
तो पी ए किसके बराबर है, पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी किसके बराबर है, पी नॉट बी एक्स बी। यहां तक हमारे को आ गया। हमेशा ध्यान रखना है आपको कि जो पार्शियल प्रेशर की वैल्यू है वो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर से हमेशा कम होगी, ठीक है। अगर आप देखें तो अगर इस चीज को हम समझें, ठीक है, एक कंडीशन की तरह हम इसको समझते हैं, तो पी ए जो होगा वो लेस देन पी जीरो ए होगा, और पी बी जो होगा वो लेस देन पी जीरो बी होगा। ऑब्वियस है। ये कब था, जब ये प्योर स्टेट में थे, और ये प्रेशर कब है, जब ये सॉल्यूशन में थे। यहां सारी हीट इसको और इसको मिल रही थी, और यहां पर इन दोनों को मिल रही है। और इसको आप मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं। आपको मालूम है कि XA प्लस XB की वैल्यू जो होती है वो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। तो अगर इन दोनों की वैल्यू जो है, अगर हम XA और XB की वैल्यू को अगर सेपरेटली समझें, ठीक है, तो वो हमेशा उसकी वैल्यू जो है वो क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी। किसके आएगी, लेस देन 1। और उस वैल्यू को अगर आप यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस है ये वाला जो आंसर है वो इसके कंपैरिजन में कैसा आएगा, कम आएगा। इसको अपन लेट्स गो बाय एन एग्जांपल, ठीक है। समझिएगा पूरे टॉपिक को। पहले सपोज कीजिए कि मैंने, आपको मालूम है कि XA प्लस XB क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो XA की वैल्यू भी ऑब्वियस है 1 से कम होगी, और XB की वैल्यू भी 1 से कम होगी। अब मैंने कोई एग्जांपल ले लिया कि P नॉट A की वैल्यू है 0.3 और P नॉट B की वैल्यू है ऑब्वियस है 0.7 आएगी। मैंने बोला ठीक है, ये आ गया P नॉट A की वैल्यू, ठीक है। सॉरी, वी हैव टू रेक्टिफाई। यहां पर अगर हम कह रहे हैं कि XA की वैल्यू है 0.3, XB की वैल्यू है 0.7, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें, ठीक है, तो टोटल 1 हो गया इसका। अब P नॉट A की वैल्यू है 2, P नॉट B की वैल्यू है सपोज कीजिए 3, ठीक है। तो अगर मैं पी ए निकालूंगा तो वो क्या होगा, P नॉट A इंटू 0.3, ठीक है। और पी बी निकालूंगा तो वो क्या होगा, P नॉट B इंटू 0.7, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट करिए, 2 इंटू 0.3 दिस बिकम 0.6। इसकी वैल्यू पुट करिए 3 इंटू 0.7, तो ये क्या हो जाएगा 2.1 एटमॉस्फेयर। तो नाउ यू कैन सी कि जो PA है वो लेस देन P0A है, ठीक है, इसकी 0.6 है, इसकी 2 है। और जो PB है वो लेस देन P नॉट B है, इसकी 2.1 है और इसकी 3 है। तो जो पार्शियल प्रेशर्स होते हैं वो हमेशा उनकी वैल्यू प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर होता है उससे हमेशा क्या होती है, कम होती है। नाउ एज वी नो, अब हमने जो यहां पर कंडीशन बनाई है इसके हिसाब से हम देखें, ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर मुझे टोटल प्रेशर निकालना है कंपोनेंट का तो वो कैसे निकलेगा। हमने वही लिक्विड वाले सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, और दोनों कंपोनेंट्स वेपर्स बना रहे हैं। तो जो आपका डेल्टन्स लॉ है, ठीक है, व्हाट, डेल्टन्स लॉ, एज पर द डेल्टन्स लॉ टोटल प्रेशर जो होगा वो पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। तो P इज इक्वल्स टू PA प्लस PB। PA की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, P0A XA प्लस P0B XB, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका टोटल प्रेशर, ठीक है। इसी इक्वेशन को अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं, ये तो हमारी बेसिक इक्वेशन बन गई जिस पर न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। वी नो
एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू 1, एक्स बी सॉल्यूट 1 माइनस एक्स ए, तो मैं यहां पर ठीक है एक्स ए इज इक्वल्स टू एक्स बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स ए, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं एक्स ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बी। दोनों सिचुएशन सही है। अब यहां पर अगर मैं इसको पुट करूं ए की जगह, तो ये क्या हो जाएगा P0A 1 माइनस एक्स बी प्लस P0B एक्स बी। क्या हुआ, क्या नया आया यहां पर आपके लिए? ये लॉजिक इस जगह काम आता है कि अगर मेरे पास सॉल्यूट के बारे में ही इंफॉर्मेशन है तो मोल फ्रैक्शंस हो सकता है आपको दिए हों, और ये भी हो सकता है कि आपको निकालने हो, वो दोनों सिचुएशंस पॉसिबल है। तो अगर मेरे पास सिर्फ सॉल्यूट के बारे में इंफॉर्मेशन है तो मैंने पूरी इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट ले लिया, पूरी इक्वेशंस को किसके ले लिया, इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट। और अगर इसका उल्टा होता, मेरे पास सिर्फ सॉल्वेंट की इंफॉर्मेशन होती, तो मैं एक्स बी की जगह यहां पर 1 माइनस एक्स ए लिख देता। ठीक है, ऐसे भी लिख सकता था मैं इसको Pt इज इक्वल्स टू P0A एक्स ए प्लस P0B 1 माइनस एक्स ए, इस तरीके से लिख सकता था। लेकिन कौन सी कंडीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली। रीजन भी क्योंकि हमारे को सॉल्यूट दिया जाता है और किसी भी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट। तो ये वाला इक्वेशन हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और मोल फ्रैक्शंस अगर आपको हो सकता है न्यूमेरिकल में के लिए डायरेक्ट दिए हुए हो, और ये भी हो सकता है नहीं दिए हो, तो आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको मालूम है मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका क्या होता है, उस कंपोनेंट के मोल अपॉन टोटल मोल। अगर मैं एक छोटा सा फॉर्मूला आपने लिख दूं, मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उस कंपोनेंट के मोल, सपोज कीजिए मेरा कंपोनेंट कौन है, बी है, तो बी के मोल अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है, और मोल्स निकालने के लिए भी आपके पास तरीका है। ठीक है, मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मोलर मास दे भी सकते हैं और नहीं भी, कोई बात नहीं। वाटर है, मोलर मास 18 होता है। ठीक है, इसी तरीके से इथेनॉल है, उसका फॉर्मूला CH3CH2OH होगा, तो उसका भी मोलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दैट इज हाउ, दिस इज द बेसिक डेरिवेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। कब, जब दोनों कंपोनेंट जो बाइनरी सॉल्यूशन में थे वो दोनों कैसे थे, वॉलेटाइल थे। ठीक है, और इसके बेस पर आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनता है और इस पर आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द राउल्ट्स लॉ फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन कंटेनिंग two liquid components which are both volatile. Now, in this part of Raoult's law, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, उसमें हमारा जो बाइनरी सॉल्यूशन था दैट वाज मेड अप ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड, बोथ द कंपोनेंट्स वोलेटाइल। लेकिन अब जो हम बाइनरी सॉल्यूशन देख रहे हैं उसमें हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है और जो सॉल्यूट है वो सॉलिड है। यानी एक कंपोनेंट जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है और एक कंपोनेंट जो सॉल्यूट है वो सॉलिड है। इसका मतलब जो सॉल्वेंट है वो वोलेटाइल है, वेपर बनाएगा, और जो सॉल्यूट है वो सॉलिड है, वेपर नहीं बनाएगा। ऑब्वियस है कि अगर हम इन दोनों का सॉल्यूशन बना दें तो जो वेपर्स बनेगी वो सिर्फ सॉल्वेंट की होंगी, तो जो प्रेशर होगा सॉल्यूशन का उसमें कंट्रीब्यूशन भी सिर्फ किसका होगा, सॉल्वेंट का ही होगा, सॉल्यूट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो जब सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल हो उस समय राउल्ट्स लॉ में क्या चेंजेस आते हैं, किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके बारे में। सॉल्वेंट का हमने एग्जांपल लिया है वाटर, सॉल्यूट का हमने लिया है शुगर, इसको रेड से इसको ब्लैक से। यहां पर हमने दोनों का सॉल्यूशन बनाया, वाटर से वाटर वेपर बनी, शुगर से कुछ नहीं बना क्योंकि शुगर नॉन वोलेटाइल था। टोटल प्रेशर Pa प्लस Pb, पार्शियल प्रेशर दोनों का। तो Pa कितना है आपका, P0A XA, लेकिन Pb की वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि उसने वेपर बनाई नहीं। अगर उसने वेपर नहीं बनाई तो उसका पार्शियल प्रेशर भी नहीं है और उसका टोटल प्रेशर में कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं है।
तो अब राउल्स लॉ क्या कहता है, दस फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स, जब सॉल्यूट कैसा हो, नॉन वोलेटाइल, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, क्योंकि P किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, XA। तो राउल्स लॉ में क्या मॉडिफिकेशन हुआ कि अगर सॉल्यूशन ऐसा हो जिसमें सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल हो, तो जो प्रेशर है सॉल्यूशन का वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, P इक्वल्स टू P0A XA। इसी को ही थोड़ा सा एक और मॉडिफाइड फॉर्म में एक फिजिकल क्वांटिटी है जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। उन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में एक है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे उसका रिलेशन हम यहाँ पर एक बार देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ राउल्स लॉ। वी नो फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स P is equals to P0A XA, P upon P0A is equals to XA। XA को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, 1 minus XB, क्योंकि XA plus XB is equals to 1, तो XA is equals to 1 minus XB। ठीक है, इनकी पोजीशंस को इंटरचेंज किया तो XB is equals to 1 minus P upon P0A। इसको सॉल्व किया, P0A minus P upon P0A is equals to XB। ये जो पूरा टर्म है P0A minus P upon P0A, इसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और XB मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इस जगह पे राउल्स लॉ कैसे चेंज होता है, फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स, ठीक है, फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो हमने जो रिलेशन बनाया आपकी बार, वो यहां पर सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन से था, अब यहां पर हमने जो बनाया वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट से बना दिया। तो राउल्ट लॉ चेंज होकर इसका एक मॉडिफाइड वर्जन क्या बनता है, अगर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो, कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, यहां पर P0A क्या है, सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, और ये सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर। तो इसका एक मॉडिफाइड वर्जन राउल्स लॉ का नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स के लिए क्या बनता है, कि नॉन फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। दिस कंप्लीट्स योर राउल्स लॉ।